नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनूप उपाध्याय और लेकर आ चुका हूं बहुत ही शानदार एक न्यूज का विश्लेषण कर। दोस्तों, जैसा कि कल आपने देखा कि हमारे देश में मोदी जी ने जो है वो तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर और शपथ लिए हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि क्या पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की जो एक बोल्ड इमेज थी, जो एक बोल्ड छवि थी, वो बरकरार रहेगी? क्या मोदी जी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह एक लाचार प्रधानमंत्री तो नहीं कहे जाएंगे, जिनको ममता बनर्जी और जयललिता ने केवल इसलिए समर्थन देने से अपना पैर पीछे खींचना शुरू कर दिया था क्योंकि वो उनकी बातों को नहीं मान रहे। और आजादी के बाद से अगर हम 1952 के बाद से अगर हम बात करें 2004, माफ कीजिएगा 2024, यानी कि 72 वर्षों में 31 साल जो सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार बनी। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर भी हम दिखा दे रहे हैं। इधर आपको नीतीश कुमार जी नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी नजर आ रहे हैं, मोदी जी नजर आ रहे हैं। और ये कल की तस्वीर है जब मोदी जी ने जो है वो देश के प्रधानमंत्री की जो है वो शपथ ली। और इनके साथ लगभग 71 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ली है, जिसमें 11 मंत्री जो है सहयोगी दल के हैं। और टोटल मैं अगर बात करूं तो 543 जो सीट है, 15% जो है वो सदस्य मंत्री परिषद के हो सकते हैं। तो अभी भी अगर मैं बात करूं तो 72 प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर 72 मंत्रियों ने, चाहे वो राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, अभी तक शपथ लिया है। 10 सीट अभी भी खाली। 47 साल में अगर हम बात करें दोस्तों तो 11वीं बार ये गठबंधन सरकार बनी। मोरारजी देसाई से लेकर, यानी कि 1977 से लेकर 2024 तक, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के समय पे तक देखें तो कई सारे सरकार बनी। जैसा कि मैंने कहा, मोरारजी देसाई जी का सरकार था, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार थी, बीपी सिंह जी की सरकार थी, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, एच डी देवी गौड़ा जी की सरकार थी, आई के गुजराल जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। अब फिर से गठबंधन सरकार जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इस पर हम बात करें। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने के साथ साथ कई सारे प्रश्न दिमाग में आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, जिसको मिलकर हम लोगों को जो है वो सॉल्व करना है, जिसको मिलकर हम लोगों को जो है बात करनी है, जिस पर जानना है। थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, तो धैर्य बनाकर आप लोग पूरा सुनते रहिएगा और अपने विचारों को भी जो है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। आपके विचार जो है वो स्वागत योग्य हैं। मोरारजी देसाई से लेकर नरेंद्र मोदी जी के समय तक गठबंधन सरकार में ऐसी क्या दिक्कतें आई जिसके चलते कुछ सरकारों को अगर छोड़ दे तो बहुत सारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। चाहे वीपी सिंह जी की सरकार हो, चंद्रशेखर की हो, एच डी गौड़ा की हो, आई के गुजराल की हो, अटल बिहारी वाजपेयी की हो, ऐसा क्यों? तो इन्हीं सारी चीजों पे हम बात करेंगे कि कैसे गठबंधन सरकार में गतिरोध उत्पन्न होते हैं और मोदी 3.0 के सामने इस गठबंधन सरकार में क्या क्या चुनौतियां जो है आती हैं। तो जैसा कि मैंने इस टॉपिक को शुरू किया तो मैंने कहा कि 1952 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो 1952 से लेकर अभी तक जो गठबंधन सरकार हमें देखने को मिल रहा है, जो गठबंधन सरकारों की जो हम बात कर रहे हैं, कब बनी, कैसे चली, तो 72 सालों में मैंने कहा कि 31 साल जो है पूरे गठबंधन के रह गए। और गठबंधन सरकारों ने आर्थिक सुधार के मामलों में जो दिशा दिखाई, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके सहयोगी थे, उन सहयोगियों को रूठने और मनाने का जो किस्सा चलता था वो एक अलग ही चल रहा था। और कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते गठबंधन सरकार के जिद ने जो है सरकार गिरा दी। जैसे कि मैं बात करूं 1989 के आसपास की जो गठबंधन सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, और कहा जाता है कि आडवाणी जी की गिरफ्तारी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर मैं बात करूं तो उनकी सरकार जो है वो धराशाही हो गई। 90s के आसपास की बात है। 89 में लोकसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस नेता राजीव गांधी के खिलाफ जनता दल से बीपी सिंह और चंद्रशेखर, ये दो लोग थे। और बीपी सिंह ने एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया था
वो बोफोर्स घोटाले का मुद्दा जो है वो उठाया था, और इसी बोफोर्स घोटाले के मुद्दे को ही राजीव गांधी के खिलाफ मुद्दा बनाकर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। और कहीं भी जब चुनाव में जाते थे बीपी सिंह, तो एक पुर्जा निकालते थे, एक चिट निकालते थे, और चिट निकाल के उस चिट को दिखाते थे जनता के सामने ऐसे लहराते हुए, और चिट को जनता के सामने लहराते हुए कहते थे कि इसमें मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले की सारी कच्चे चिट्ठे हमने रखे। मामला तो यहां तक पहुंच गया कि पटना में जब रैली को संबोधन कर रहे थे वीपी सिंह, तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्विस बैंक के खुफिया खाते का राज जो है वो मेरे पास है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं संन्यास ले लूंगा, अपने पद से संन्यास ले लूंगा। और उन्होंने कहा कि लगभग बोफोर्स घोटाले में, लगभग अगर हम बात करें तो 64 करोड़ का ये घोटाला था। बोफोर्स घोटाला 1987 में सामने आया था, और कहा गया कि 1986 में भारत ने स्वीडन की आर्म्स मैन्युफैक्चर एक कंपनी थी, उसके साथ 1437 करोड़ रुपए की डील हुई थी, और इसमें जो है वो घोटाले की बात आई थी, जिसके कारण जो है वो राजीव गांधी की जो छवि थी वो देश में खराब हुई थी। ठीक, क्योंकि राजीव गांधी के पास उस समय रक्षा मंत्रालय था। वो दूसरी बात है कि यही बोफोर्स जो है वो कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना का बहुत ही मददगार था। चुनाव हुआ, और चुनाव में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस जो है वो लगभग 198 सीट जीत के आई, लेकिन बहुमत के लिए तो 272 चाहिए था। बहुमत से काफी पीछे रह गई, और जब बहुमत से काफी पीछे रह गई तो जनता दल ने, भाजपा ने, वाम मोर्चे ने, सभी ने मिलकर क्या किया, लगभग क्षेत्रीय 9 पार्टियों ने मिलकर जो है वो सबने सरकार बनाया। और जोड़ तोड़ के अगर मैं बात करूं तो जो सरकार बनी थी उसकी संख्या जो थी वो कितनी थी, 289। और अभी जो सरकार है उसकी संख्या कितनी है, 293। थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा दिमाग में, और दिमाग में कंपेयर करेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आने लगेगी। और बहुमत के लिए सदस्य कितने चाहिए, तो बहुमत के लिए 272 चाहिए, और उस समय 272 से ये कुछ ऊपर का आंकड़ा था, लगभग 17 अंक जो है वो ऊपर का आंकड़ा था। ठीक है ना। अब चंद्रशेखर जो बलिया के हैं उन्होंने कहा प्रधानमंत्री हम बनेंगे, बीपी सिंह ने कहा प्रधानमंत्री हम बनेंगे, दोनों ने ताल ठोक दिया अपने अपने प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन आखिरकार अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 1989 को जनता दल की संसदीय बैठक हुई, और उसमें बीपी सिंह को जो है वो नेशनल फ्रंट का जो है नेता चुन लिया गया, और बीपी सिंह ने जो है वो शपथ ली। लेकिन मामला यही नहीं रुका। बीपी सिंह ने शपथ लिया, और ये आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर नजर आ रही है, बैठक में बीपी सिंह के पीएम बनने की घोषणा के बाद तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एनटीआर ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है। समझिएगा, आज से लगभग 34 साल पहले की घटना को किस प्रकार से घटनाएं जो है गठबंधन सरकार की जो है वो चलती है। अब गठबंधन सरकार बनी, सब कुछ हुआ। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो नजर आ रही है, ये तस्वीर है तत्कालीन गृह मंत्री जिनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। और मुफ्ती मोहम्मद सईद की 23 साल की बेटी का, जिसका नाम था रुबैया सईद, उसका अपहरण कर लिया गया। और रुबैया का अपहरण जब किया गया तो रुबैया को छुड़ाने के लिए 5 खतरनाक आतंकियों को जो है सरकार जो है रिहा करने के लिए तैयार हो गई। और सरकार जब रिहा करने के लिए तैयार हुई तो सरकार का जो है वो काफी छीछा लेदर हुआ, सरकार की बहुत ही बदनामी हुई। मामला यहीं तक नहीं रुका, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़कर जो है वो हम और चीजों को जो है वो समझने का प्रयास करते हैं, और चीजों को जो है देखने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या क्या चीजें जो हुई, आगे कौन कौन सी घटनाएं जो हैं वो और भी जो है वो देखने को मिली। ठीक है। अब इसके बाद एक घटना और घटी। घटना घटी क्या, बीपी सिंह ने जो है वो मंडल आयोग का जो है वो अनाउंस कर दिया। इन्होंने कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलते हैं, और हम जो है वो बैकवर्ड क्लास को जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में और पब्लिक सेक्टर में जो है वो आरक्षण देंगे। ठीक है। अब जैसे ही बीपी सिंह ने आरक्षण की बात की, मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसको लागू करने की बात की, तो बीजेपी के नेता उस समय एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं वो उसी समय देश भर में रथ यात्रा लेकर शुरू हो गए। और 23 अक्टूबर 1990 को, आपके स्क्रीन पर ये डेट भी नजर आ रहा होगा,
बिहार के समस्तीपुर जिले में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जैसे ही आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, भाजपा ने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और भाजपा ने जब बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया तो बीपी सिंह की सरकार जो है वो धराशाही हो गई। बीपी सिंह की सरकार जो है वो गिर गई। तो गठबंधन सरकार देखिए किस प्रकार से चलती है और किस किस प्रकार से मुद्दों पर जो है सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसी समय घटना और भी हुई। बीपी सिंह ने जो है वो लालू प्रसाद यादव को फोन किया और कहा कि आडवाणी इस समय बिहार में है, अगर तुम गिरफ्तार नहीं करोगे तो मुलायम गिरफ्तार कर लेंगे और क्रेडिट सारा जो है वो मुलायम सिंह यादव जी को चला जाएगा। ठीक है, तो मामला यही हुआ और लालू प्रसाद यादव जी ने जो है समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया। और ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर हुआ क्या, 96 के आसपास की बात करते हैं, जब एच डी देवेगौड़ा जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय चारा घोटाला का नाम आता है और लालू जी का नाम चारा घोटाला में आता है और लालू जी ने जो है वो देवेगौड़ा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और 96 में जो है वो देवेगौड़ा की सरकार जो है गिर गई। 96 में अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो 13 दिनों के लिए बनी और उसके बाद अगर हम बात करें तो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सीपीएम के नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु ये सब मिलकर जो है उन्होंने क्या किया कि एच डी देवेगौड़ा को जो है उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के लिए जो है वो नामित किया। जबकि एच डी देवेगौड़ा जो है अभी तुरंत तुरंत मुख्यमंत्री बने हुए थे, वो बिल्कुल ही प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि जो हाल बीपी सिंह का हुआ है, जो हाल चंद्रशेखर का हुआ है, वही हाल मेरा होगा, यानी कि करियर बनते ही बनते मेरा करियर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जो है वो सरकार को ज्यादा दिन चलने नहीं देगी और कांग्रेस पर हम भरोसा कर नहीं सकते हैं। तो बीपी सिंह और चंद्रशेखर का जो स्थिति हुआ था, उस स्थिति को देखते हुए एच डी देवेगौड़ा जो है उन्होंने मना किया। एच डी देवेगौड़ा ये भी कह रहे थे कि भाई मैं तो पूरे देश को जानता भी नहीं हूं, मुझे हिंदी भी नहीं आती है, मैं कैसे प्रधानमंत्री बन सकता हूं। लेकिन एच डी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया और कहा यह भी जाता है, उस समय जो उपस्थित लोग थे वो ये तक कहते हैं कि एच डी देवेगौड़ा जो है वो ज्योति बसु के पैर छूकर उनसे कह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री मत बनाइए, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। लेकिन बसु माने नहीं और 1 जून 1996 को जो है वो एच डी देवेगौड़ा को जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर जो है वो बैठाया गया। एच डी देवेगौड़ा जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और एच डी देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, ये उनकी किताब एच डी देवेगौड़ा के ऊपर लिखा गया है, फ्यूरस इन अ फील्ड एच डी देवेगौड़ा। इसमें ये सारी की सारी कहानी जो है वो दी गई है। एच डी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेते हैं, संयुक्त मोर्चा की गठबंधन सरकार बनती है और पीएम देवेगौड़ा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बार बार लालू प्रसाद यादव के शरण में जाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है उनको कहीं से भाव नहीं देते। लेकिन 97 एक ऐसा समय था जब लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो है वो चारा घोटाले का इल्जाम लगा और सीबीआई ने लालू जी के खिलाफ जो है वो पूछताछ की अनुमति मांगी और देवेगौड़ा के द्वारा अनुमति भी दे दी गई। लालू जी इससे खफा हो गए। कहा यह भी जाता है, एक बुक है द बिहारी ब्रदर्स, उस द बिहारी ब्रदर्स में यह भी कहा गया कि देवेगौड़ा जी जो पहले लालू प्रसाद यादव जी के साथ मिलने के लिए बिहार भवन में इंतजार करते थे, आज समय यह हो गया था कि लालू प्रसाद यादव जी देवेगौड़ा जी से मिलने के लिए समय मांगते थे और देवेगौड़ा जी समय नहीं देते थे। लालू प्रसाद यादव बार बार देवेगौड़ा जी से कहते थे कि जांच अगर करनी है तो बीजेपी वालों की करो, मेरी क्यों कर रहे हो। ठीक है, देवेगौड़ा जी बार बार कहते थे कि हमारी कुछ मजबूरी है, हम भैंस थोड़ी चरा रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं और सरकार को चलाना और भैंस को चलाने में अंतर होता है। पीएम आवास पर जब देवेगौड़ा जी का ये बयान लालू जी ने सब सुना तो लालू जी को बड़ा बुरा लगा और कहीं ना कहीं जो है लालू जी का जो मन है वो देवेगौड़ा जी से किनारे हो गया और लालू जी ने कहा कि हम बहुत पछता रहे हैं कि तुमको हमने प्रधानमंत्री बना दिया। क्योंकि देवेगौड़ा जी का जो जवाब था कि भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल की सरकार और आपके भैंस थोड़ी है कि जिधर हाँक दो उधर चली जाएंगी। मैं सरकार चला रहा हूं, भैंस और आपकी पार्टी नहीं चला रहा। देवेगौड़ा से मोह भंग जो हुआ, लालू प्रसाद यादव ने जो है वो अपना समर्थन वापस लेने की बात कही। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के सीताराम येचुरी, माफ कीजिएगा सीताराम केसरी, इनके बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे।
कुलदीप नैयर की एक पुस्तक है और कुलदीप नैयर अपने इस पुस्तक में ये जिंदगी काफी नहीं में इस बारे बातों को जो है उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जल्द ही जो है वो देवी गौड़ा से अपना समर्थन वापस लेने लगी और लालू जी का जो दबाव था कि देवी गौड़ा को हटाकर एक नया नेता चुना जाए, क्योंकि अगर देवी गौड़ा हटेंगे नहीं तो सीबीआई जो मेरी ऊपर जांच बैठी वो हटेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं लालू जी का ये जो दबाव था, इस दबाव के कारण देवी गौड़ा जी को जो है 11 अप्रैल 1997 को अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाके कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, अल्पमत में सरकार आ गई और सरकार गिर गई। अब आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो कि 13 महीने वाली सरकार थी, और उस सरकार के बारे में भी अगर हम बात करें, ये 16 मई 1996 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब शपथ दिला रहे थे। 13 दिन की सरकार थे। 13 दिन के बाद अगर हम बात करें तो 13 महीने वाली जो सरकार आई थी उसके ऊपर हम बात करते हैं। देवी गौड़ा जी की सरकार 21 अप्रैल 1997 को गिर जाती है। गुजराल जो है वो शपथ लेते हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की एक किताब है जिस किताब का नाम है द कॉलिशन ईयर्स के नाम से एक किताब है, द कॉलिजन ईयर 1996 टू 2012। इस किताब का अगर हम बात करें और इस किताब में अगर हम बात करें तो प्रणब मुखर्जी जी ने जो है वो लिखा है कि जो जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आई थी, उस अंतरिम रिपोर्ट में यह कहा गया था कि राजीव गांधी की हत्या में जो है वो डीएमके के कुछ नेता जो है वो लिट्टे को जो है वो क्या कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे, प्रभाकरण को बढ़ावा दे रहे थे। कौन नेता था डीएमके का ये बात नहीं हुआ, किसी का नाम सीधे नहीं लिया गया। और डीएमके को जब ये बात पता चला, जो कि कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रही थी संयुक्त मोर्चा की सरकार को, डीएमके ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। गुजराल जी की सरकार जो है गिर गई और 1998 में फिर से चुनाव हुआ और 1998 में जब फिर से चुनाव हुआ तो 182 सीटों के साथ बीजेपी जो है वो सरकार बनाने के लिए आई। 182 सीट यानी कि आप समझ रहे हैं कि 90 सीट की कमी थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। गठबंधन की सरकार आई और गठबंधन की सरकार जब आई तो पहले दिन से संघर्ष कर रही थी। कारण थे, एक कारण जो आपको देखने को मिलेंगी वो कारण थी जो है वो ममता बनर्जी और दूसरी कारण थी जयललिता। ठीक है, तृणमूल की नेता ममता बनर्जी जो उस समय रेल मंत्री बनी हुई थी, वो चाह रही थी कि पश्चिम बंगाल में जो बहुत सारी सरकारी उपक्रम है जिसको बंद किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी की सर, उसको जो है वो क्या किया जाए, चालू किया जाए। ममता को मनाने के लिए उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, वो गए, लेकिन ममता बनर्जी मानी नहीं। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी खुद कलकत्ता गए उनसे मिलने के लिए, उनको मनाने के लिए। ठीक है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब अन्ना द्रमुक की सुप्रीमो जयाललिता जो है वो चाहती थी कि इनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सारे मुकदमे को जो है वापस ले लिया जाए। साथ में ही रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को चाहती थी कि सरकार से हटा दिया जाए। जब 1999 में जयललिता की यह बात नहीं मानी गई तो इन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और मात्र एक वोट की कमी से अगर मैं बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है वो 1999 में जो है वो गिर जाती है। लेकिन उसके बाद फिर सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि 5 साल तक चलती है। अब अभी तक का मैंने आपको सारा का सारा कच्चा चिट्ठा बताया, अभी तक की सारी बातें मैंने आपको बताई और उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं वर्तमान में, यानी कि 2024। और 2024 में चुनाव हुआ, मोदी जी को जनादेश मिला। क्या जनादेश मिला वो आप भी जानते हैं। बीजेपी को टोटल 240 सीट मिली, 32 सीटें कमी पड़ गई और इसकी भरपाई के लिए मोदी जी को जो है वो जो क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दल के जो है वो समर्थन लेने की आवश्यकता पड़ गई, जिसमें जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू, सिंधे की पार्टी, शिवसेना जो है, अजीत पवार की पार्टी, इन सबसे जो है वो समर्थन लेना पड़ा। लेकिन प्रश्न बार बार यही उठ रहा है कि क्या मोदी जो कि अपने बोल्ड छवि के लिए जाने जाते हैं वो मोदी उसी प्रकार से रहेंगे? तो प्रश्न यह है कि क्या मोदी 3.0 बैलेंस ऑफ पावर कर पाएंगे? यानी कि मोदी 3.0 की सरकार जो है उसमें क्या रीजनल पार्टियों का रोल बढ़ जाएगा? क्या इस सरकार में स्टेबिलिटी रहेगी? लेकिन फिर बात यह भी आती है कि बीजेपी में अगर हम बात करें तो एनडीए के पूरे समूह की अगर हम बात करें तो एनडीए के पूरे समूह में बीजेपी का जो रोल है वो 80% है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का जो 90 सीट आपको दिख रहा है तो लगभग 3 गुने का अंतर आपको देखने को मिल रहा है।
तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी है। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार बनाए थे तो उनके पास 180 सीट थी और इस समय 240 सीट है। तो उनके हिसाब से अगर बात करें तो ऐसी कोई समस्या दिख नहीं रही है, सरकार चल सकती है। दूसरी बात, एनडीए में इस समय जितने लोग भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे, सभी जो अलायंस बनाए थे, वो सारा का सारा अलायंस जो है वो प्री पोल अलायंस, और प्री पोल अलायंस के बारे में कहा जाता है कि चुनाव के पहले अगर किसी भी प्रकार का गठबंधन बनता है तो आमतौर पर हम देखते हैं कि चुनाव के बाद वो अलायंस बहुत अच्छे से काम कर जाता है। लेकिन फिर प्रश्न है कि क्या ये नाव जो है वो इस तट से उस तट चला जाएगा? क्या 5 वर्षों तक ये सरकार चल जाएगी, या सरकार जो है वो हिचकोले खाएगी, सरकार में उठापटक रहेगा? तो जो राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि देखिए, कोई भी गठबंधन सरकार जब बनती है तो साल भर तो बहुत आसानी से चल जाती है, लेकिन इस साल भर के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें 6 महीने के अंदर चुनाव है, और उस 6 महीने के चुनाव के परिणाम जो है वो भविष्य तय करेगा कि आगे सरकार कैसे चलेगी। अगर बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में कहीं से भी कमजोर हुई तो क्षेत्रीय दल बीजेपी के ऊपर हावी हो जाएंगे, और क्षेत्रीय दल अगर बीजेपी के ऊपर हावी हो जाएंगे तो हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर गठबंधन के अंदर टकराव की स्थिति आएगी। और बीजेपी के बहुत सारे मुद्दे, जो जैसे कि आपका समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इन मुद्दे पे तो सरकार बनने से पहले ही जदयू ने कह दिया कि ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें बात करनी। पहले मोदी अपने जान पहचान के किसी भी मंत्री को, किसी भी सांसद को केंद्रीय मंत्री बना देते थे, किसी को भी किसी राज्य का राज्यपाल बना देते थे, लेकिन अब ये करना बड़ा ही असंभव कार्य है। जिस प्रकार से बीजेपी यूसीसी के मुद्दे पर, सीईए के मुद्दे पर बहुत एग्रेसिव रहती थी, हो सकता है कि बीजेपी जो अपना एजेंडा था उस एजेंडा के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी, और एजेंडा के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी तो बीजेपी के साथ आरएसएस और बीजेपी को फॉलो करने वाला जो एक पूरा ग्रुप है, हो सकता है वो बीजेपी से खफा हो जाए, और इस एजेंडा को अगर लागू करना चाहे तो हो सकता है बीजेपी के जो गठबंधन में जो लोग हैं वो इनका विरोध करने लगे। तो प्रश्न यही है कि मोदी की जो दृढ़ छवि है, उस दृढ़ छवि को बचाना इस समय बड़ा मुश्किल है, और ये एक ऐसा समय है कि अगर मोदी उस दृढ़ छवि को नहीं बचा पाएंगे, उसको ठेस पहुंचाएंगे, तो बड़ा ही मुश्किल वाला समय दिख रहा है। अब प्रश्न यही है कि मोदी अपने अनुभव के आधार पर इस प्रकार की समस्याओं से कैसे निपटेंगे। मोदी 3.0 की जो सरकार है, इस सरकार में जो सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों में अगर हम जैसे बात कर रहे थे तो हमने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन है, वक्फ बोर्ड को खत्म करने के बारे में बात की जा रही है, सीईए का कंप्लीट इम्प्लीफिकेशन, आपका इम्प्लीमेंटेशन है, जातिगत गणना की बात हो रही है। अब समझिए, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, विशेष राज्य के दर्जा की बात हो रही है, ऐसे मुद्दे हैं जहां आप देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट का जो नजरिया है कुछ और है, लेकिन उसी के साथ गठबंधन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका नजरिया कुछ और है। फरवरी का महीना अगर आप याद करेंगे इसी साल 2024 में, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जब अपने सारे मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे तो 100 दिन का जो इन्होंने एजेंडा तैयार किया था, जिसमें वो यूसीसी के बारे में बात कर रहे थे, तो यूसीसी को लेकर जनता दल का आपने सुना भी, किसी त्यागी ने अपना बयान दिया कि यूसीसी को लेकर सभी की राय लेनी चाहिए। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिस पर गठबंधन की पार्टियां कह रही हैं कि इसमें जो है वो समीक्षा करने की आवश्यकता है, कुछ लोग तो कह रहे हैं इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात करना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर हम तैयार हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन बातों पे सोचना होगा। अब तो हमने जदयू की बात करी, टीडीपी की अगर हम बात करें तो टीडीपी सीधे कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं करेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से बातें होंगी तो हम गठबंधन में बैठकर जितने भी साथी हैं उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हो यही सकता है कि नरेंद्र मोदी 3.0 की जो सरकार है, अगर सरकार को चलाना होगा तो बहुत सारी चीजों को जो है वो संभाल कर चलना होगा। और मोदी जो अपनी एक बोल्ड इमेज है, उस इमेज को लेकर अगर आगे चलना चाहें
जो कि उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को आगे लेकर चलना चाहें, तो उसको चलना होगा, क्योंकि गठबंधन सरकार में कहा कुछ और जाता है और किया कुछ जाता है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सही तरीके से नहीं चल पाएगा तो ये भी मोदी गवर्नमेंट के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम। जैसे मोदी जी ने पिछले बार 10 सालों में अगर हम बात करें तो नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी, आर्टिकल 370, इसमें बिना सहयोगी से पूछे हुए इन्होंने फैसला ले लिया, लेकिन अब ऐसे फैसले नहीं कर। अब हमें यही देखना है कि एनडीए की ये सरकार मोदी के उस 10 वर्ष के बोल्ड छवि के साथ चलती है या अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लाचार छवि थी उसके साथ चलती है। इसी पर हमें बात करना। हमें यह भी देखना है कि नीतीश कुमार और नायडू जैसे नेता जो कि पलटी मारने में काफी माहिर हैं, जिन्होंने मोदी के स्थान में कसीदे पढ़े, जिन्होंने प्रस्ताव पे दो दो बार समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिन्होंने मोदी के पैर तक छुए, वो 5 साल तक साथ में रहेंगे या पलटी मार देंगे? आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? आप अपने विचार जो है कमेंट में अवश्य दीजिएगा और अपने विचारों के माध्यम से हमें भी जानकारी कराइएगा कि क्या मोदी की बोल्ड इमेज सरकार की चुनौती बनेगी मोदी 3.0 में? कब तक भाजपा के साथ नीतीश और नायडू रहेंगे? कमेंट के माध्यम से आप बताइए। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।